दोस्तों आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन अगर बात की जाए भारत के सबसे अमीर कम्युनिटी की तो आयरॉनिकली वो मराठी नहीं बल्कि गुजराती लोग होते हैं। चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या अजीज प्रेम जी, भारत में ऐसे 54 बड़े अरबपति गुजराती ही हैं। भारत में गुजराती लोग बिजनेस में कितने सक्सेसफुल हैं ये बात शायद ही किसी से छुपी हो, और आज गुजराती कम्युनिटी देश के वर्कफोर्स में सिर्फ 5% का कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन यही 5% भारत के टोटल बिजनेस का 10% रन करता है, और यही 5% भारत से होने वाले 22% फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में तो ये कम्युनिटी बिजनेस में सक्सेसफुल है ही, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे देशों में भी ये कम्युनिटी बिजनेस के मामले में सबसे आगे है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए को ही ले लें तो आज अमेरिका की पॉपुलेशन में सिर्फ 1% ही इंडियंस रहते हैं, और उसमें गुजराती की संख्या और भी कम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरातियों की ये छोटी सी संख्या भी अमेरिका के 50% से ज़्यादा मोटेल्स को ओन करती है, और गुजरात की ही पटेल कम्युनिटी आज पूरे अमेरिका में इस मोटेल बिजनेस को डोमिनेट करती है। इसके अलावा यूएस के साथ ही ब्रिटेन में ही गुजराती कम्युनिटी सबसे बड़े फार्मेसी चेन्स को ओन करती है, और इसीलिए आज दुनिया भर में गुजरातियों को भारत के सबसे बेहतरीन मर्चेंट्स की तरह देखा जाता है, जो अपने शांत स्वभाव, सिंपल लिविंग और बिजनेस माइंडसेट की वजह से भारत की सबसे अमीर कम्युनिटी बन गए हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुजरातियों में ऐसा क्या खास है, उनके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो उन्हें इतना अमीर बनाता है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें गुजराती कम्युनिटी के इतिहास को समझना होगा दोस्तों, और साथ ही उसके बाद हम उन प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे जिन्हें फॉलो करके गुजराती देश की बाकी कम्युनिटी से अलग बनते हैं, और आखिर कैसे ग्लोबल बिजनेस या कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी में अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं। लेकिन इन सबको समझने से पहले आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे गुजरात की ज्योग्राफी ने इस रीजन को बिजनेस के लिए फेवरेबल बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों अनअकैडमी, जो कि इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, उसने अपने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए हैं। अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फॉर 15 मंथ, जो कि वर्थ है 49,999 रुपीज़ का, अब उसके प्राइसेस रिड्यूस करके मात्र 24,999 कर दिए गए हैं, विच हैज़ बीन द लोएस्ट एवर। और ये ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है, तो आप अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कूपन कोड वर्ल्ड अफेयर्स टू गेट मैसिव डिस्काउंट्स। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। इन सबको जानने से पहले दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज के समय में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो गुजराती लोगों को बिजनेस में देश के बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। आइए अब उन्हें ही समझते हैं। क्वालिटीज़ दैट मेक गुजरातीज मोर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। दोस्तों गुजरात के लोगों के बिजनेस माइंडसेट को समझने के लिए धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत रिलेटेबल बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने सपनों को पूरा करो, नहीं तो कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें हायर करेगा। और यही बेसिक क्वालिटी हर गुजराती के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि पैसा कमाने के लिए नौकरी पर डिपेंडेंट ना होना। दोस्तों क्योंकि गुजरात के इस हिस्से की एक रिच ग्लोबल ट्रेड हिस्ट्री है, और उसके लिए उसकी फेवरेबल ज्योग्राफी शुरू से ही मौजूद थी, इसीलिए वहाँ के लोगों का ऐसा सोचना उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ। इसीलिए गुजरात में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए नजर आए, लेकिन गुजरातियों के इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के पीछे के कुछ रीज़न ज़रूर हैं। दोस्तों इनमें से सबसे पहला कारण है उनके पास एक क्लोज कम्युनिटी का नेटवर्क होना। दोस्तों आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हर गुजराती परिवार का कोई ना कोई रिश्तेदार बिजनेस में ज़रूर होता है, इसीलिए अगर कोई नया इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे बेसिक गाइडेंस, कैपिटल सपोर्ट और आगे उस सेक्टर में बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिल जाता है। दोस्तों ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि गुजराती कम्युनिटी आपस में बहुत जुड़ी हुई है, और क्लोज कम्युनिटी के साथ ही साथ गुजरात में इतनी डाइवर्स इंडस्ट्रीज हैं कि हर नए बिजनेस करने वाले के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। गुजरात के लोगों में बिजनेस को लेकर अलग सोचना और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक जेनेटिक टैलेंट होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनकी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में होती है वहाँ की डेली लाइफ में प्रॉफिट और बिजनेस डेवलपमेंट को ही डिस्कस किया जाता है, जिस वजह से बच्चों का बिजनेस के लिए झुकाव ज़्यादा होता है। दोस्तों आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि नई जनरेशन अपने फ्यूचर या करियर के लिए हमेशा एक लोकल हीरो को चुनती है, जो उनके परिवार का कोई सदस्य या इलाके का कोई सक्सेसफुल आदमी होता है। क्योंकि बिहार के केस में ऐसा सक्सेस आमतौर से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने को माना जाता है, इसीलिए बिहार के बच्चों के लिए बहुत से लोकल हीरोज़ आसपास के आईएएस अधिकारी होते हैं, जिस वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हर बार सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। ठीक इसी माइंडसेट को गुजरात के पर्सपेक्टिव में लगाएं तो गुजरात की नई जनरेशन के लिए उनके लोकल हीरोज़ आमतौर से कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और इसीलिए उनकी नई जनरेशन भी उसी के जैसा बनने की कोशिश में बिजनेस को चुनती है।
इसके अलावा गुजरात के लोगों के अमीर होने का एक कारण जैन धर्म भी है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म जब चौथी सदी में गुजरात पहुंचा तो उसने वहां के लोगों को खूब प्रभावित किया और आज भी गुजरात भारत में जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र है। क्योंकि जैन धर्म में शांति, धैर्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, इसीलिए जरूरी ह्यूमन क्वालिटीज गुजरात के लोगों में भी रच बस गई हैं और वहाँ के लोग इसीलिए किसी भी तरह के वायलेंस या झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और साथ ही उनके भीतर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, जिसका फायदा उन्हें उनके बिजनेस में होता है। इसके अलावा रिस्क लेना, नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के प्रति सजग रहना, किसी भी बिजनेस मार्केट की डेली नीड का हिस्सा बनना, ये वो क्वालिटीज हैं जो गुजरातियों को देश के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती हैं और इसीलिए गुजरात में ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई नया शख्स आए जो एक साधारण परिवार से आने के बाद भी अपनी लाइफ में इंडिया का सबसे अमीर शख्स बनने का पोटेंशियल रखता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन मारवाड़ी से माल खरीदकर सिंधी को माल बेच दे और उसमें भी प्रॉफिट कमा ले, वो गुजराती ही हो सकता है। अपनी स्किल और बिजनेस माइंड की वजह से आज गुजराती इतने रिच हैं कि आज पूरे राज्य की पर कैपिटा जीडीपी 3,89,332 रुपए है और भारत में भी गुजराती लोग इसी वजह से सबसे अमीर माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही सक्सेसफुल हो सके हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी इंडस्ट्रीज में पैसे कमाए हैं जिसे उस देश के लोग ही नॉन प्रॉफिटेबल मान चुके थे, जिसे हम यूएस के मोटर्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाउ आर गुजराती सक्सेसफुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, गुजराती लोग के ग्लोबल सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ के लोग बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं और यूएस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आज उनकी डोमिनेंस इसी बात की गवाही देती है। कहा जाता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो तब सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता जब सब लोग उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि वो तब इन्वेस्ट करता है जब लोग उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से डर रहे होते हैं। क्योंकि जिस समय गुजरात के लोगों ने इस मोटेल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तब ये इंडस्ट्री काफी लॉस में जा रही थी और अमेरिका के लोग इसमें अपने पैसे लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में जितना खर्च लग रहा था उतना रिटर्न वापस नहीं आ रहा था। लेकिन गुजरातियों को पता था कि एक दिन ये बिजनेस उनको बड़ा रिटर्न देगा और क्योंकि पटेल्स जब इमिग्रेट करके अमेरिका आने लगे तो उन्हें रहने की प्रॉपर जगह की तलाश थी और आमतौर से गुजरात में बड़ी और जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है। इसी वजह से अमेरिका में रहने के लिए उन्हें बड़ी जगहों की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने सस्ते दामों पर मोटेल्स को खरीदा जिसमें आमतौर पर 10 से 12 कमरे होते थे और इस परचेजिंग से पटेल्स की दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहला, उनके पास रहने के लिए अब घर की व्यवस्था हो गई थी और दूसरा, घर के साथ ही साथ उनके पास एक प्रॉपर बिजनेस भी आ गया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उस टाइम पर मोटेल बिजनेस लॉस में जा रहे थे, इसीलिए हॉस्पिटैलिटी का खर्च बहुत बढ़ रहा था और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में सबसे ज्यादा खर्च सर्विस देने वाले लोगों की सैलरीज में जाता है, इसीलिए गुजरातियों ने इसका सोल्यूशन निकाला और उनके परिवार के लोग ही मोटेल में हॉस्पिटैलिटी का काम करने लगे, जिसकी वजह से एक सस्ते दाम में मोटेल खरीद लेने के बाद उसे रन करने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं थी और मोटेल से जो भी प्रॉफिट होता वो एक पूरे परिवार की कमाई होती। इसी तरह धीरे धीरे गुजरातियों ने पूरे अमेरिका के 50% से भी ज्यादा मोटेल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन गुजराती का इस तरह से बिजनेस माइंडेड होना और रिच होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, जिसे समझने के लिए हमें गुजरात की फेवरेबल ज्योग्राफी और रिच हिस्ट्री को समझना होगा। ज्योग्राफी ऑफ गुजरात। दोस्तों, गुजरातियों के माइंडसेट के पीछे उनकी ज्योग्राफी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है और क्योंकि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में मौजूद गुजरात के पास भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है जो 1600 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए गुजरात के साथ उसके लिए सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज ये रहा कि समुद्री तट पर नेचुरल पोर्ट्स भी यहाँ एंशिएंट टाइम से ही मौजूद थे और अर्ली सेकेंड मिलेनियम बीसी के दौरान यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल से व्यापार शुरू किया गया था। यानी इन पोर्ट्स का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिस वजह से जहाजों का आना और जाना गुजरात से बहुत आसान रहा। आपको बता दें कि आज गुजरात में कुल 42 पोर्ट्स हैं, जिसमें इंडिया के 2 मेजर पोर्ट्स कांडला और मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात में ही है। दोस्तों, आप कहेंगे कि गुजरात के अलावा भी तो ऐसे बहुत सारे कोस्टल एरिया वाले स्टेट होंगे, तो दोस्तों ऐसे स्टेट जरूर हैं, लेकिन अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से गुजरात सीधे अरेबियन सी में एंट्री लेता है और साथ ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी सबसे करीब होने की वजह से गुजरात के पोर्ट से मिडिल ईस्ट या अफ्रीका पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये सस्ता भी है। इसीलिए गुजरात और गुजराती शुरुआत से ही अपने ग्लोबल ट्रेड एक्सेस का फायदा उठाते थे और उसके लिए वहाँ के नेटिव लोग भी जिम्मेदार हैं। सी एक्सेस के साथ ही साथ 1,96,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले स्टेट के पास कुदरत का दिया हुआ बहुत कुछ है, जिसकी वजह से ये स्टेट इंडिया के ऑन शोर ऑयल प्रोडक्शन का 55.19% और नेचुरल गैस का 32.3% अकेले प्रोड्यूस करता है और साथ ही ये इंडिया की सबसे अधिक ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला स्टेट भी है, जो इंडिया की टोटल रिफाइनिंग के 36.6% के लिए जिम्मेदार है। एंड वंस अगेन जिसे लार्ज स्केल में बढ़ाने के लिए गुजराती के माइंडसेट ने एक बड़ा रोल प्ले किया है।
ऑयल और गैस के अलावा गुजरात में बिजनेस और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, लाइग्नाइट, सिलिका, कॉपर, जिंक और लेड जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और साथ ही गुजरात के काठियावाड़ी इलाके में आने वाले पोरबंदर में सबसे फाइन बिल्डिंग स्टोन्स पाए जाते हैं, जो शुरुआत से ही गुजरात के बिजनेस के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर गुजरात की इकोनॉमी और गुजराती के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल नमक का रहा है। और गुजरात देश का 70% से ज्यादा नमक प्रोड्यूस करता है और गुजरात की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा नमक प्रोड्यूस करने वाला देश है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि गुजरात की ज्योग्राफी उसके लिए एक ऐसा क्लाइमेट तैयार करती है जो नमक के लिए जरूरी है, और इसका अंदाजा यहाँ रहने वालों ने पहले ही लगा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के कोस्टल रीजन में लगभग पूरे साल ही एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है, और इसी सूखे एटमॉस्फेयर की वजह से ही नमक को सी वाटर इवेपोरेशन की मदद से गुजरात में आसानी से प्रोड्यूस किया जाता है। और क्योंकि नमक इंसान की बेसिक और कभी ना खत्म होने वाली डिमांड है, इसीलिए गुजरात के लोगों ने इस डिमांड की सप्लाई के जरिए बेसिक बिजनेस एटीट्यूड को डेवलप किया है। नमक के साथ ही साथ गुजरातियों ने एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड के लिए जरूरी कॉटन की खेती भी शुरू से ही गुजरात की इकोनॉमी का हिस्सा रही है, और शुरू से ही यहाँ की काली मिट्टी कॉटन की खेती के लिए मददगार साबित हुई है। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कोस्टल एरियाज, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्डिंग स्टोन, सॉल्ट और कॉटन प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट, ये सब मिलाकर गुजरात की ज्योग्राफी को एक परफेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड ज्योग्राफी बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ की लोकल कम्युनिटी शुरू से ही जागरूक रही है। लेकिन उनकी इस जागरूकता की शुरुआत कैसे हुई और कैसे गुजराती लोगों ने बिजनेस को अपनी तकदीर बनाना शुरू किया, आइए उसे गुजरातियों की इकोनॉमिक हिस्ट्री से समझते हैं। हिस्ट्री एंड द राइज ऑफ गुजराती मर्चेंट्स। दोस्तों, इंडियन ओशंस में इंडियन किंगडम्स एंड रूलर्स का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन उस इतिहास में शायद ही कभी अरब सागर के उस पार अफ्रीका की बात होती है। आमतौर से हम यूरोपियन या ईस्ट एशिया के देशों को ही ट्रेड के नाम पर याद करते हैं, लेकिन अफ्रीका जो आज ट्रेड हिस्ट्री से इग्नोर होता है, वही अफ्रीका गुजराती मर्चेंट्स के राइज का सबसे बड़ा कारण है। आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इंडिया अफ्रीका एक्सचेंजेस यानी इंडिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड मेडिवल एरा से चला आ रहा है, और शुरुआत में इन दोनों देशों के बीच टेक्सटाइल और फूड का एक्सचेंज होता था। लेकिन 1392 में गुजरात सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट के बाद एफ्रो यूरेशियन ट्रेड के एक नए दौर की शुरुआत हुई, और तभी गुजराती मर्चेंट्स जो उस रीजन में ट्रेड किया करते थे वो एफ्रो यूरोपियन ट्रेड से तेजी से अपना प्रभाव बनाने लगे, और ये गुजराती व्यापारी गुजरात से अफ्रीका के बीच व्यापार करने लगे, जिसमें गुजरात से वो कपड़ों को अफ्रीका ले जाते और गोल्ड के बदले उसे वहां बेचते, क्योंकि गुजरात के कपड़े बाकी के देशों में भी जाते थे। लेकिन जैसे तैसे गुजराती लोगों ने अफ्रीकन गोल्ड और वहां की आइवरीज को इंडिया लाना शुरू किया, और उन्हें ऐसा लगा कि अफ्रीका के गोल्ड और आइवरीज ज्यादा रिच हैं, और इसी वजह से गुजराती व्यापारियों ने 16वीं सेंचुरी तक अपना पूरा ध्यान अरब सागर के जरिए अफ्रीका पर ही लगा दिया। गुजराती व्यापारी ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि गुजरात में इस दौरान अफ्रीकन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, यानी वहाँ के गोल्ड और वहाँ से लाई हुई धातुओं से जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे वो काफी वैल्यूएबल हो गए, जिस वजह से गुजरात के एलीट लोग उसकी मांग करने लगे। और 1500 से 1800 के बीच यही गुजराती व्यापारी सिर्फ अफ्रीका से व्यापार करके अमीर हो गए। 1520 में दीव पोर्ट गुजरात सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट हो चुका था, जो पूरी तरह से गुजराती मर्चेंट्स ही चलाते थे, और इसी वजह से 1550 में पुर्तगालियों ने इस पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद गुजरात की बनिया कम्युनिटी ने अपना दबदबा बनाए रखा। वो बड़े बड़े शहरों से कॉटन टेक्सटाइल्स को खरीदने लगे, जिस वजह से यूरोपियन कंपनीज को कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से बाहर भेजने के लिए गुजराती व्यापारियों पर डिपेंड होना पड़ता था, और इसी वजह से अहमदाबाद और सूरत जैसे टेक्सटाइल हब्स तैयार हुए। लेकिन 18वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल ने गुजरात के लोगों से कॉटन टेक्सटाइल्स की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को छीन लिया, जो एक तरह से उनके डाउनफॉल का समय था। लेकिन अफ्रीकन देशों से लाया गया गोल्ड और आइवरीज गुजरात के लोगों के पास मौजूद था, जिसने एक तरह से उनके डाउनफॉल में उनका साथ दिया। लेकिन गुजरात के लोगों के बीच बिजनेस की आदत को कॉलोनाइजेशन नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी गुजरात का अपना कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं था, बल्कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन एक बड़े आंदोलन के बाद 1960 में ये महाराष्ट्र के साथ एक अलग राज्य बना। जिस वक्त गुजरात की आर्थिक हालत ये थी कि वहाँ की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, और साथ ही वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अपने डाउनफॉल पर थी। और यहीं गुजराती लोगों ने गुजरात के पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को सबसे मजबूत इकॉनमी का सफ़र तय करने के लिए तैयार किया, क्योंकि गुजरात के लोग के पास सिर्फ नमक बनाने और उसे बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस समय भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वहाँ के लोकल लोगों के माइंडसेट की वजह से ही नई इकोनॉमिक
ग्रोथ में गुजरात ने नई कहानी को लिखना शुरू किया और जिसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का है। जब गुजरात में नए डायमंड ट्रेडर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हीरे लाकर सूरत में उसकी कटिंग और पॉलिशिंग करने लगे, लेकिन डायमंड के साथ ही साथ ठीक उसी समय पर गुजरात में आर्टिफिशियल सिल्क प्रोडक्शन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और इन सभी इंडस्ट्रीज की शुरुआत भी सूरत से ही हुई। 1970 से लेकर 1980 तक इन तीनों इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिश हो जाने की वजह से गुजरात की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सुधार जरूर आया, लेकिन अभी भी उसकी ग्रोथ काफ़ी नहीं थी। इसके बाद गुजरात के लोगों ने ये पाया कि जिस इकोनॉमिक ग्रोथ का वो सपना देख रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग मार्केट बिल्ड करना होगा। और दोस्तों, क्योंकि वह दौर जब इंडिया भी आज़ादी के बाद तरक्की की नई सीढ़ियाँ चढ़ने को तैयार हो रहा था, इसीलिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पावर और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गुजरात में इसी ज़रूरत को देखते हुए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टेट में इस्टेब्लिश करना शुरू किया और फिर बड़ी स्क्रीन एंटरप्राइजेस जैसे कि सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ऑयल और नेचुरल गैस रिफाइनरीज में बड़ी एंटरप्राइजेस की वजह से देश भर की डेवलपमेंट प्रोग्राम को गुजरात की तरफ बार बार देखना पड़ता था, जिसने गुजरात के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर दिया था। और दोस्तों, इसी बेस में गुजरात के आर्थिक विकास को साल 2000 के बाद और तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो था ही, लेकिन उसमें साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से एग्रीकल्चर भी आगे आकर कंट्रीब्यूट करने लगा और इसमें मोदी गवर्नमेंट का बड़ा रोल रहा। मोदी और बीजेपी के आने के बाद गुजरात को डेवलपमेंट की एक नई दिशा मिली और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद जो एग्रीकल्चर गुजरात में बर्बाद हो चुका था, वही 1999 के बाद से हर साल 9% की स्टेडी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से गुजरात भारत का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया और साथ ही बहुत से कैश क्रॉप गुजरात के एग्रीकल्चर का हिस्सा बन गए, जो गुजरात में एग्रो ब्रांड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन करने लगे। साल 2002 के बाद से वो सभी इंडस्ट्रीज जो 1970s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक गुजराती लोगों ने सेट की थी, उन्होंने बहुत तेजी से प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया, जिस वजह से नई केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ने गुजरात में जगह बनाई और आज इसी वजह से गुजरात इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है। दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल हब होने के फायदे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि साल 2002 में जहां गुजरात की जीडीपी सिर्फ 17.7 बिलियन डॉलर्स थी, वो 2022-23 तक 282 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि गुजरात के लोगों ने अपने स्टेट के पोटेंशियल को समझा और इसी हिसाब से वहां पर बिजनेस खड़े किए। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुजरात का इतिहास और वहाँ की ज्योग्राफी का प्रभाव गुजरात के लोगों को इस तरह से तैयार करती है कि वो किसी भी ऐसी चीज में बिजनेस ढूंढ लेते हैं जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर कर देंगे। और यही कारण है कि गुजराती लोग कुछ नहीं में से भी पैसा कमा लेने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बिना गुजरातियों के पूरी ही नहीं हो सकती कर सकती। और जिस तरह से भारत तेजी से डेवलप कर रहा है, उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भी बिना गुजरातियों के पूरी नहीं हो पाएगी। अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो को एंड करें, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी करा रहा है UAIPMT यानी अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 9 जून 2024 को। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा और जिसमें आपको मौका मिलेगा देश के सबसे बड़े एस्पिरेंट्स के पूल के साथ पार्टिसिपेट करने का और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें अब 2 हफ्तों से भी कम का टाइम बचा है। दोस्तों, इसका जीएस टेस्ट होगा 9:30 AM to 11:30 AM एंड सीसैट का टेस्ट होगा 2:30 PM to 4:30 PM ऑन द सेम डे। और तो और दोस्तों, इस टेस्ट के टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर 1 मंथ। तो दोस्तों, आज ही एनरोल कीजिए एंड दीजिए ये एग्जाम 9 जून को, वो भी अपने घर से बिना इस भयानक गर्मी में बाहर जाए। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।